नमस्कार, आईएनडी फेस टू फेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित साहू और आज हमारे साथ चर्चा में बने हुए लाभचंद बाफना जो गृह, जेल और लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के संबंध संसदीय सचिव हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं आज उनके ही क्षेत्र, खासकर क्योंकि प्रदेश के भी वो संसदीय सचिव हैं, तो उनसे पूछते हैं सबसे पहले कि लगातार संसदीय सचिव का जो मामला है वो पूरा जो लगातार विवादों में रहा है। तो लाभचंद बाफना जी, आपका हमारे एनडी 24 न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जो ये संसदीय सचिव का जो मामला है लगातार विवादों में रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई विवाद इसलिए नहीं है कि पहले से यहाँ अमेंडमेंट हुआ हुआ है और पूरे अन्य प्रदेशों में जहाँ जहाँ चर्चा का विषय रहता है वहाँ अभी तक कोई कोर्ट ने स्पष्ट डिसीजन भी नहीं दिया। और यहाँ के संसदीय सचिव तो निश्चित रूप से एक सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं। जी, किस तरह के सहयोगी का भूमिका निभाते? खासकर अगर हम बात करें तो गृह, जेल और लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग राम सेवक पैकरा जी देख रहे हैं, लगातार बड़े मीटिंग्स लेने और बड़े जो काम करने हो या अनुमोदन करना हो तो तमाम जो कार्य वो तो मंत्री जी ही कर देते हैं। आप लोगों का क्या, संसदीय सचिव का क्या रहता है, किस तरह का रहता है? थोड़ा सा संक्षेप में, थोड़ा सा डिटेल भी बता दें इस पे। पूरे अधिकार या जो भी है लोकतंत्र में मंत्री के पास में है। ये संसदीय सचिव वगैरह जो डिप्टी मंत्री वगैरह हुआ करते थे, और उसी की तर्ज पे संसदीय सचिव के रूप में क्या होता है कि जनता की भी बहुत सारी अपेक्षाएं रहती है। जनता को भी लगता है कि यार मेरे ऐसे कठिन चुनौती वाले क्षेत्र से जीत कर गया है, या बहुत सारी बातें रहती है। अब चूंकि संवैधानिक बाध्यता भी हो जाती है कि 15% से ऊपर नहीं लेना है, मगर ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनका भी किसी न किसी रूप से उपयोग रहता है। इसलिए सभी सरकारें ये सोचती है कि निश्चित रूप से कोई छोटा मोटा पोर्टफोलियो जैसे दे के रखें तो उस पोर्टफोलियो के माध्यम से वो जनता की अच्छी सेवा कर सकता है, सरकार की योजनाओं को क्रियान्वयन कराने में एक सहयोगी की भूमिका निभा सकता है। और इसलिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने जब ये विषय आया उसी समय ही छत्तीसगढ़ की विधानसभा में हमारे यहाँ पारित है। इसलिए यहाँ के संसदीय सचिव के बारे में कहीं पर भी मैं समझता हूँ न आम जनमानस में या कहीं पर भी कोई बातचीत न आज तक हुई है, न होने वाली है। जी, थोड़ा इसी पे ही आता हूं संसदीय सचिव को लेकर। विशेष रूप से किस तरह का कार्य जो है आप लोग करते हैं? सीधे संसदीय सचिव के पास तो ऐसा कोई अधिकार है नहीं, मगर हर चीज में कोई अधिकार की आवश्यकता हो ऐसा कुछ नहीं। इच्छा शक्ति अगर है तो आदमी विधायक के रूप में भी सब कुछ काम करता है। इच्छा शक्ति का अभाव है तो बड़ा से बड़ी कोई जिम्मेदारी मिल जाए तो नहीं हो सकती है। मैं अपने ऊपर लेता हूं कि मैं जब से संसदीय सचिव बना हूं उल्टा मैं रायपुर भूल चुका हूं, दुर्ग भूल चुका हूं। मैं अपना पूरा का पूरा समय साझा विधानसभा में दे रहा हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सबसे चुनौती वाली विधानसभा है। हिंदुस्तान की भी मैं पूरे, आप लोग मीडिया वाले सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में भी एक आध सीट भी ऐसी नहीं होगी कि जहां पर एक पार्टी का कब्जा हो, क्योंकि कई जगह क्षेत्रीय दलों का उदय हो गया। हो सकता है कोई 10 बार जीता होगा, मगर दल बदल के कोई बसपा में चला गया होगा, सपा में चल गया होगा, कोई तेलुगु देशम में चला गया होगा, कोई असम गण परिषद में चला गया होगा, कोई बीजू जनता दल में चला गया होगा। मगर हमारे छत्तीसगढ़ में दल बदल की परंपरा नहीं है। दो ही दलों की प्रणाली शुरू से चली आ रही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। मैं जिस विधानसभा से आता हूं उस विधानसभा का नाम साझा है। अब साझा में जिस दिन से साझा बना है, साझा विधानसभा का गठन हुआ है, मैंने आज तक जिस कैंडिडेट से मैं लड़ा हूं मैंने अपने विधानसभा में भी कभी नाम नहीं लिया है। इसलिए आज आपके चैनल के सामने भी मैं नाम नहीं ले रहा हूं। मगर वो स्वयं 6 बार थे, उसके पहले उनके भाई जी थे, उनके पहले माता जी थी, उनके पहले पिताजी थे। मतलब एक ही परिवार का वहां पर जिस दिन से साझा विधानसभा बनी है तब तक कब्जा है। तो मैं समझता हूं हिंदुस्तान में भी ऐसी कोई सीट नहीं होगी जहां पर एक पार्टी और एक परिवार का कब्जा हो। अब हमारी सीट इतनी चुनौती वाली है और इसलिए मैं अपना अधिक से अधिक समय जिस आशा और विश्वास के साथ में साझा विधानसभा की जनता ने मुझे निर्वाचित किया है, मैं वहाँ विधायक और संसदीय सचिव के रूप में नहीं बल्कि वहाँ के सेवक के रूप में, वहाँ के जनता के भाई और बेटे के रूप में वहां पर मैं सेवा करने का प्रयास कर रहा हूं। निश्चित रूप से एक विधायक का जो पद होता है बहुत अहम होता है, बहुत क्योंकि जनता की बहुत आशाएं होती है। निश्चित रूप से संसदीय सचिव का एक पद भी दे दिया गया है और जिस तरह से तमाम सुविधा भी है। लेकिन ठीक है, मैं फिर भी बात करना चाहूंगा, लगातार अगर हम उस क्षेत्र की बात करें जहां से आप जीत कर आए हैं, साझा विधानसभा से सीट जो है हमेशा से कांग्रेस का ही वो गढ़ रहा है शुरू से ही। इस बार भाजपा जो है वो जीत कर आई और लोगों की काफी उम्मीदें हैं।
रही कांग्रेस ने भी काफी काम किया होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं किया होगा, लेकिन विकास तो परंपरागत चलते ही रहती है। तो आप वहां पर किस तरह से जो है अपना समय ज्यादा देते हैं और किस तरह का कार्य और किस तरह का भी वहां पर उपलब्धि है कि आपने अभी पिछले 3-4 सालों में जो बड़े काम कर? जी, मैं आज तक 2 चुनाव लड़ा हूं उस साझा विधानसभा में, 2008 में और 13 में। मैं दोनों चुनाव में दूसरे राजनीतिक दल के कैंडिडेट के गांव में भी नहीं गया हूं और न मैंने कभी नाम लिया है, न कभी आरोप प्रत्यारोप लगाया है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या करूंगा, मेरा 35 साल का बेदाग राजनीतिक जीवन है, उसको मैंने जनता के सामने रखा और जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया और जनता ने मुझे उन परिस्थितियों में, जब सामने मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किए गए थे कांग्रेस पार्टी से, अब उनके सामने अगर उस विधानसभा की जनता ने मुझे 10,000 वोटों से निर्वाचित करके भेजा है, तो मेरा नैतिक दायित्व बनता था कि मैं वहां पर काम भी करूं, लोगों के मन से भय को समाप्त करूं, प्रतिशोध की राजनीति को समाप्त करूं। और मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि मात्र 40 महीने में मुझे अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। वहां पर एक भय का वातावरण था, मैंने भय के वातावरण को समाप्त किया। आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं कर रहा हूं, किसी भी विधायक, मैं भी एक पहली बार मान लो विधायक हूं, तो मेरा अपना सपना होगा कि चलो भाई मैं पढ़ा लिखा MA LLB हूं, तो मैं कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दूंगा, तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का प्रयास करूंगा। कोई विधायक किसान होगा तो वो सोचेगा कि नहीं मैं किसानों के हित में काम करूंगा, कोई के मन में ये विजन होगा कि मैं सड़कों का जाल बिछा दूंगा, कोई के मन में ये विचार होगा कि मैं यहाँ पर अस्पताल की स्थिति को बहुत सुदृढ़ कर दूंगा, किसी के मन में ये भाव होगा अरे यार बाकी कुछ चीज नहीं तो कम से कम 75 साल में मैं शुद्ध पेयजल तो उपलब्ध करा दूं, तो वो पेयजल के बारे में बात करेगा। कोई के मन में ये बात होगी कि भाई किसानों को पंप कनेक्शन के लिए, जब तक उनको पंप कनेक्शन नहीं मिलेगा, उनको पानी की समुचित संसाधन नहीं करेंगे, तब तक वो भगवान के पानी के ऊपर निर्भर रहेगा, प्रगति के पानी के ऊपर निर्भर रहेगा। मगर मैं चैलेंज करता हूं कि साझा विधानसभा में इनमें से एक भी चीज, एक भी, मैं तो प्रामाणिक रूप से कहता हूं कि कोई आकर मुझसे बहस कर ले कि वहां की रोडों की स्थिति 40 महीना पूर्व क्या थी। तन डोले मन डोले वाली रोडों में ही कोई मछली पालन कर ले ऐसी रोड, एक भी, एक सिंगल रोड भी कोई प्रामाणिक रूप से दिखाने योग्य नहीं थी कि ये मेरे यहाँ का विजन है और ये मेरी अच्छी रोड है। एक भी किलोमीटर में नहर में लाइनिंग का काम नहीं था, एक भी जगह कहीं 80-90 गांव ऐसे थे जहां फ्लोराइड वाला पानी, आयरन वाला पानी, दाल नहीं पकने वाला पानी, पंप कनेक्शन लेने के लिए लोगों को 1.5 लाख 2-2 लाख रुपया का डिमांड नो, स्कूलों की जर्जर स्थिति, शिक्षा कर्मी में 2005-4 और उसके पहले वहां पर जो जनपद अध्यक्ष और अन्य लोग बने थे उनके द्वारा फर्जी नियुक्तियां, मतलब पेयजल का भीषण संकट, ट्रांसफार्मरों की किल्लत, मतलब एक भी क्षेत्र में वहां पर कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं थे। मगर मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि इस 40 महीने में मैंने मेहनत कम की मगर परिणाम मुझे ज्यादा दिखने के लिए मिला। 2008-9 में जब प्रधानमंत्री सड़क योजना में हमारे को पैसा मिलना कम हुआ केंद्र सरकार के द्वारा, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने सड़कों का जाल बिछाने के लिए मुख्यमंत्री सड़क योजना निकाली और चूंकि वो उस समय नेता प्रतिपक्ष और बड़े बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे, इसलिए उनको सहजता से मिल भी जाता था। सरकारी अमलों का भी बहुत सहयोग रहता ही है, सेक्रेटरी और अन्य लोगों का। मगर 2009 और 10 में जो मुख्यमंत्री सड़क योजना वहां पर चालू हुई थी, 2014 आते आते गिट्टी तक नहीं गिरी थी, कम से कम 70 रोडों। क्या नियत थी ठेकेदार की, क्या नियत थी नेता की, क्या नियत थी अधिकारी की कि 2009 में स्वीकृत हुआ हो और 2014 आते आते वो रोड पूर्ण होकर समाप्त हो जानी चाहिए थी, मगर वहां पर कोई स्थिति नहीं थी। तो मैंने कभी किसी मंच में नहीं कहा कि 70 रोडों को मैंने स्वीकृत कराया। मैंने ये कहा कि जो काम 8 साल में नहीं हो सका, 5 साल में नहीं हो सका, बड़े बड़े पुल पुलिया 10-10 साल से मुड़पार का पुल बन रहा था, कागज में ही बन रहा था, मगर उनको मैंने अपने गर्स से, अपने व्यवहार से मात्र 4 महीने में, 5 महीने में पूरी की पूरी अनुकूल वातावरण मिला और वो सड़कों का जाल बिछ गया, वो पुल पुलिया का जाल बिछ गया। तो मैंने मेहनत कम की मगर प्रतिफल मुझे ज्यादा मिला। कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो इस बात को डंके की चोट पे कहेगा कि मैंने स्वीकृत नहीं कराया, मगर मैं बिल्कुल साफ दिल का आदमी हूं। मैं कहता हूं कि 2008-9 में स्वीकृत था, मगर नियत क्या थी, क्यों नहीं आपने ठीक कराया? जबकि विपक्ष के नेता और बड़े बड़े पद पे थे, एक इशारा करते कोई ठेकेदार की हिम्मत नहीं है और वो क्लॉज में है कि इतने समय में आपको बना के देना है। मगर कहीं कहीं वहां के नेता, छोटे नेताओं का, वहां के और कुछ लोगों का अहंकार बोलता था
कि यहाँ पर तो कभी मतलब नया सवेरा आएगा ही नहीं, ये साझा तो कभी आजाद होगा ही नहीं, यहाँ पर तो कुछ होगा ही नहीं। जब होना ही नहीं है और हर समय लंबे वोटों से जीतना है, तो आदमी सोचता है कि क्यों मैं कुछ काम करूं। उनके यहाँ के जो छोटे नेता थे या जो एकदम दूसरे प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने कहीं कहीं अंधेरे में रखा और मुझे उसका फायदा ये मिला कि मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाए, विधानसभा में ध्यानाकर्षण लगाया, विधानसभा में शून्यकाल में मामला उठाया, जबकि मैं सरकारी पार्टी में हूं। उसके बाद भी मैंने प्रश्नकाल में प्रश्न लगाया, ध्यानाकर्षण लगाया, मैंने तारांकित प्रश्न लगाए, अतारांकित प्रश्न लगाए। उसका परिणाम ये हुआ कि वो जो काम नहीं करने की स्थिति में जो ठेकेदार आ गए थे, उनको भी मजबूरी में वहां पर काम करके देना पड़ा। और उसके बाद मेरी अपनी सजगता कहो, मेरे को अच्छा फीडबैक मिला और उसके कारण आज वहां पर सभी क्षेत्र में, चाहे स्कूल का क्षेत्र हो, चाहे अस्पताल का क्षेत्र हो, प्रत्येक अस्पताल में 108 की व्यवस्था, 102 की व्यवस्था, अन्य जगह में मैंने अपने तरफ से कई हजार किसान को, जिनको 1 लाख और 1.5 लाख रुपए का डिमांड नोट था, उनको जीरो बालोद से मैंने पैसा लाया। बालोद की सब्सिडी बच रही थी। विधायक को जानकारी होनी चाहिए, योजना की जानकारी होनी चाहिए। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ाने के लिए कहते हैं कि कई बार तो मुझे लाभचंद के भाषण से पता चलता है कि ये योजना मैंने कब बना दी। हालांकि वो मेरा या किसी कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ाने के लहजे से कहते हैं। मुख्यमंत्री इतने धीर वीर गंभीर हैं कि वो योजना बना रहे हैं और छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के नक्शे में जो नंबर 1 बन रहा है डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में, मगर उनका बड़प्पन है। मगर उस बड़प्पन में भी कहीं न कहीं सच्चाई छुपी रहती है कि योजनाओं की जानकारी अभी हर जनप्रतिनिधि को होनी चाहिए। तो उन योजनाओं की जानकारी होना सेंट्रल के प्रदेश के नेताओं से और छत्तीसगढ़ के हर कांग्रेस, बीजेपी, बड़े आईएएस, सीनियर आईएएस, रिटायर्ड आईएएस, सब लोगों से मेरे 35 साल के विधायक राजनीतिक जीवन का इतिहास है। विवेक ढांड साहब जो अभी चीफ सेक्रेटरी हैं, मेरे कलेक्टर रहे हैं दुर्ग में, मेरे पुराने संबंध हैं, पारिवारिक संबंध है, बड़े बड़े लोगों से पारिवारिक संबंध है। वो भी देखते हैं कि ये तो अजीब मिट्टी का बना हुआ है लाभचंद, कभी अपने काम के लिए कभी आता ही नहीं। कोई मंत्री मुझे कभी आज तक नहीं कह सकता कि कभी राजेश मुणत जी या किसी अमर अग्रवाल जी को कभी मैंने एक पत्र भी लिखा हो कि मेरे यहाँ इस एसडीओ को भेज दो या इस नगर पंचायत अधिकारी को भेज दो या इस सीओ को भेज दो अजय चंद्राकर जी के यहाँ या इस विभाग में इस अधिकारी, मैंने कभी नहीं लिखा। मैंने अगर मान लो बहुत शिकायत आई, बहुत अधिक वहां जनता से फीडबैक मिला, बहुत अधिक, मैं हर कार्यक्रम में वहां पर जाता हूं, जन समस्या निवारण शिविर से लेकर लोक सुराज समाधान शिविर, अन्य बैठक, जिला निगरानी सतर्कता समिति की बैठक या अन्य विभागीय बैठक, अन्य प्रभारी मंत्री की बैठक, सब में जाता हूं। जब मुझे फीडबैक मिलता है कि वास्तव में खराब हो रहा है, गलत हो रहा है, अन्य हमारे संगठन के पदाधिकारी जानकारी लेते हैं, तो अधिक से अधिक हम ये लिख देते हैं कि भाई इसको हटा दिया जाए भले, मगर मैंने कभी ये नहीं लिखा कि इसको लाओ। तो कई बार मुझे मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगण भी कहते हैं कि लाभचंद जी आप तो अजीब मिट्टी के बने हो। कुछ लोग तो वास्तव में अपने क्षेत्र में अनुकूल अधिकारी जाए, कोई भी चाहता है, मगर आप ये चाहते हो कि वहां व्यवस्था बदले, ठीक ठाक हो, और उसके कारण कई बार मुझे अधिकारियों का भरपूर सहयोग प्राप्त होता है। और आज वहां पर सड़कों का जाल बिछ गया। वहां पर मैं समझता हूं पहली बार वहां पर अभी 80 करोड़ रुपए की नहर की लाइनिंग होने वाली है। वो हिंदुस्तान के इतिहास में किसी प्रदेश में 70 साल में नहीं हुआ है। वो मात्र मैंने 40 महीने में वहां पर 80 करोड़ रुपए की नहर की छिलाई, नहर की छत खुदाई और नहर में सीमेंटीकरण की लाइनिंग की व्यवस्था, रिमाइंडिंग एंड लाइनिंग की व्यवस्था। तो मैं समझता हूं जब मैं नहीं रहूंगा, आज से 10, 15, 20 साल पहले भगवान के हाथ चले जाऊंगा, तब वहां के बच्चे याद रखेंगे कि देखो वो कोई लाभचंद अंकल थे, उन्होंने ये हमारा सीमेंटीकरण करवाया और यहाँ पर ये पानी हमारे खेत तक पहुंचाया। आज ट्रांसफार्मर का जाल बिछ गया, वहां नए सब स्टेशन बन गए, स्कूलों की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, आंगनबाड़ी की व्यवस्था, नए मैंने लड़के भौगोलिक स्थिति की जानकारी होने के कारण छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक नए पंचायत भवन अगर कहीं बने हैं तो हमारे साजा में बने हैं। मेरी साजा विधानसभा में दो ब्लॉक आता है, धमधा ब्लॉक और साजा ब्लॉक। धमधा ब्लॉक में जो संविधान के नियम के तहत या छत्तीसगढ़ विधानसभा के नियम के तहत एक जनपद में 25 सदस्य हो सकते हैं, वहां 25 सदस्य थे, मगर साजा में 23 सदस्य। क्या दिखाना चाहते हैं हम? जो हमारे अधिकार में है कि भाई 23 की जगह कोई लाभचंद बाफना है, उसके परिवार को तो कोई जनपद सदस्य नहीं बनना है, या उनके परिवार को किसी को सरपंच तो नहीं बनना है। ये सरपंच तो वहीं के आदमी बनेंगे, जनपद सदस्य तो वहीं के आदमी बनेंगे। आज मैंने अगर कम समय में पूरी की पूरी नई पंचायतें बना दी और उन पंचायतों में मोहित जी 16.5 लाख रुपए के पूरे एक भी पंचायत नहीं बची। पूरे पंचायतों में मैंने
अपने मुख्यमंत्री समग्र योजना में जो पैसा मिलता है, मैंने कहा कि पूरा पैसा आप भले इसमें लगा दो, मुझे नहीं चाहिए सीमेंटीकरण, मगर पहले हमारे पंचायत में बैठने वाले के लिए मुझे सचिवालय चाहिए। आज पूरे के पूरे सचिवालय बन गए। वो सरपंच, वो जनप्रतिनिधि भले दूसरे दल से जीत के आए हैं, फिर भी वो मेरा लोहा मानते हैं कि अरे ये अजीब आदमी है कि 15 साल में नहीं बना और इन्होंने 15 महीने में बना के दिखा दिया। नई पंचायत बना दी, पंचायत भवन बना दिया। तो ऐसे काम वहां पर अच्छे हुए हैं और काम ही सबसे बड़ा विषय नहीं रहता एक जनप्रतिनिधि के लिए। आज की तारीख में काम तो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत हो रहा है, मतलब उससे भी ज्यादा अब छत्तीसगढ़ में अगर आवश्यकता है तो आपके व्यवहार की, आपकी नीयत की, आपकी नीति की, आपकी मिलनसारिता की। तो मैं तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं जब वहां पर एक 10 साल अभी जो वोटर नहीं बनेगा, जिसको वोट डालने का अधिकार अभी 10 साल नहीं मिलने वाला है, ये छोटे छोटे बच्चे जब मैं वहां से निकलता हूं तो लाभू अंकल जा रहे हैं, लाभचंद भैया जा रहे हैं, लाभचंद पापा जा रहे हैं, वो क्या क्या जब कहते हैं और जब मैं उनके बीच में खड़े हो जाता हूं और भूल जाता हूं कि मैं विधायक या संसदीय सचिव हूं, बल्कि मैं उनके गार्जियन के रूप में, उनके अभिभावक के रूप में, उनके फ्रेंड के रूप में जब वहां पर खड़े हो जाता हूं, तब कई बार मेरे आंख से आंसू आ जाते हैं कि देखो इन्होंने कितने कष्ट सहे। ये लड़की बोल रही है कि अंकल अभी आपने जो रोड बना दी, नहीं तो हम लोग तो फिसल के आते थे, हम तो डोंगा पार करके आते थे। अभी भी मेरे विधानसभा में एक गांव ऐसा बचा है जहां आज भी हम डोंगा पार करके आते हैं, नाव से पार करके उस गांव के लोग आते हैं। मैंने बृजमोहन अग्रवाल जी को विनती की कि ये सुखरी कला गांव ऐसा भागा गांव है जहां पर अभी भी शिवनाथ और आमनेर नदी है और इस गांव से उस गांव जाने के लिए हमारी वृद्ध महिला को वो 35 किलो खाद्यान्न लेने के लिए 2 बार यहां पर आना पड़ता है। तो उन्होंने तत्काल बजट में उसकी भी स्वीकृति मिल गई है और वहां पर भी काम प्रारंभ होने वाला है। तो मुझे लगता है कि वहां पर चाहे रोडों की समस्या हो, पेयजल की समस्या में कभी अगर आप बरगा, सोन चिरैया, उसलापुर, टिपनी, बनराका, सैगोना, कहीं पर भी उस तरफ घिउरी, हथमुड़ी, डंगनिया, रौद्रा, मोतेसरा, कंदई, किरकी, जहां पर भी आप चले जाए दाल नहीं पकती थी। तेंदुआ नवापारा में, कातल बोर्ड में, सेमरिया में दाल नहीं पकती थी। वहां पर जब यहाँ शहर से जब कोई तीजापुरा में जाता है, शहर से अपने खेती किसानी का काम करने के लिए जाता है, अपना कोई अधिया दिया है, वहां जाता है, देखता है 4 महीने में बरगा में 2 करोड़ के पानी टंकी बन गए, कैसे बन गए, ये आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और अपने यहाँ रायपुर और दुर्ग में आके बताते हैं कि जाओ अब विकास देखना है तो ये 40 महीना पहले और 40 महीना बाद का साझा को आप लोग देख के आओ। अभी थोड़े दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था 24 तारीख को थान खमरिया में। माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में मैंने उसी बात को रिपीट किया जिस बात को मैंने विधानसभा में कहा। विधानसभा में कहा कि आप चमत्कारिक हैं, या तो आप भोरमदेव में कोई तंत्र मंत्र सीखे हैं, या फिर आप दंतेवाड़ा में कोई पारस पत्थर आपको पुराने जमाने में कोई पंडित जी के पास रहा होगा, आपको मिल गया होगा, या तो आप दंतेवाड़ा के लेहवा को छुआ रहे हो और सोना बना रहे हो और रोज नई योजना बना रहे हो। अरे वो छत्तीसगढ़ जो गरीबी में नंबर 1 था, अशिक्षा में नंबर 1 था, कुपोषण में नंबर 1 था, पलायन में नंबर 1 था, आज आप जैसे चमत्कारिक नेतृत्व ने इस छत्तीसगढ़ को कितनी ऊंचाई में पहुंचा दिया। आज 65 लाख परिवार को 1 रुपए किलो में कनकी कोढ़ा और उसना नहीं अलवा चावल घर पहुंचा के आप दे रहे हैं। जिस दिन हम चावल खरीदी, धान खरीदी बंद करते हैं, 2 दिन बाद में पूरी की पूरी ट्रांसपोर्टिंग हो जाती है, समय में चेक मिल जाता है। कितने बड़े बड़े काम आपने किए हैं, मगर पूरे प्रदेश में आप रसमलाई बांट रहे हैं, मगर मेरा साझा बोरेबासी के लिए तरस रहा है। मेरे साझा को बोरेबासी तो आपको देना पड़ेगा। मैंने कहा कि आपने बोरेबासी नहीं, मेरे को जलेबी तक आपने पहुंचा दिया है, मगर जलेबी को आप रसमलाई तक मत पहुंचाइए, मगर गुलाब जामुन तक आपको पहुंचाना पड़ेगा। अगले सत्र में मैं रसमलाई तक ले जाऊंगा, मगर अभी गुलाब जामुन तक आपको पहुंचाना पड़ेगा। हंस दी वहीं पर। मैंने कहा, सच्चाई को कहा कि आपने अभी तक जलेबी तक पहुंचाया है, अभी तक आपको रसमलाई तक आपको पहुंचाना पड़ेगा। तो मैं कभी भी अपने क्षेत्र की पीड़ा को, अपने क्षेत्र की समस्या को रखने में, और मैंने उनके सामने कहा कि ये साझा विधानसभा की बाउंड्री और मैदानी इलाके की सबसे बड़ी विधानसभा है, 110 किलोमीटर में फैली हुई है। और इस 110 किलोमीटर में मैं प्रत्येक गांव में गया हूं, प्रत्येक जगह जा रहा हूं। और आज भी 24 तारीख को जब ये 20,000 की भीड़ आपको दिखाई दे रही है, इन विपरीत परिस्थितियों में, जब धान बुआई का समय है, सोयाबीन बुआई का समय है, पूरे के पूरे लोग आज उसमें लगे हुए हैं सोसाइटी के चुनाव में, और उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि इस साझा की बाउंड्री में मैं यहां पर सरकारी पार्टी का विधायक नहीं हूं, यहां पर मैं विपक्ष के रूप में भी बात करता हूं। मैं बात करता हूं कि पहले के नेता लोग, दंतेवाड़ा में भूकंप आ गया तो रायपुर बिलासपुर में मालगाड़ी उतर गई, तो भिलाई स्टील प्लांट में दुर्घटना हो गई। अरे हम ठेका लेके रखे हैं,
उसको भी उसकी चिंता करने वाले भी बड़े लोग हैं, हमारे से बड़े लोग हैं। हमको चिंता अगर करनी है, हम अपने विधानसभा की चिंता करें कि आज से 4 साल पहले क्यों खातू कचरा के लिए लाठी चलती थी। हम चिंता करें कि ट्रांसफार्मर 3-3 महीने में क्यों नहीं बदलता था, मगर उस बात को विधानसभा में कोई नहीं उठाया। और मैंने विधानसभा में अगर उठाया तो आंगनबाड़ी में दलिया की गुणवत्ता को उठाया, मैंने अगर उठाया पेयजल की समस्या को उठाया, मैंने उठाया तो रोड की समस्या को उठाया, मैंने अगर उठाया तो वहां पर सिंचाई के संसाधन को बढ़ाने की समस्या को उठाया। तो मुझे निश्चित रूप से उसका अच्छा प्रतिसाद। निश्चित रूप से देखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति जो होती है राजनीतिक, जिस तरह से आपका काम रहा है, जिस तरह से लगातार अगर आप 2 चुनाव जीत कर भी हैं तो कहीं न कहीं पे जनता के एक तरह से आशीर्वाद है और एक अच्छा काम है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, जिसके चलते आपको अच्छा काम करने का मौका भी मिला। और सरकार भी लगातार 3 बार से है, अभी 14 साल भी हो गए लगातार भाजपा सरकार को। 4थी पारी के लिए भी तैयारी करके आप लोगों ने अपनी पूरी तैयारी भी कर रखी। निश्चित रूप से एक बड़ा काम कर रहे हैं। अगर मैं इसी पे आऊं तो ऐसे कई मामले लगातार सरकार पे भ्रष्टाचार के मामले भी बहुत आते रहे हैं, चाहे वो अभी 100 करोड़ का धान घोटाला का मामला हो, चाहे तमाम ऐसे बड़े मामले में, ऐसे घोटाले का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे मामले हैं भ्रष्टाचार। क्या लगता है कि भ्रष्टाचार पे कैसे लगाम लगाया जा सके, अगर बात करें तो लगातार? जी ठीक बोल रहे हैं आप। आज से 4 साल पहले आपके किसी भी मीडिया के टीवी चैनल को अगर खोलते थे तो अरबों रुपए का घोटाला नजर आता था। 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम, वो स्पेक्ट्रम, कोल घोटाला, ये घोटाला। मगर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इन 4-3.5 वर्षों में एक भी प्रमाणिक घोटाला, और छत्तीसगढ़ में भी इन 14 वर्षों में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में एक भी प्रमाणिक घोटाला, एक भी प्रमाणिक घोटाला। अब आरोप लगा देना तो जन्मसिद्ध अधिकार है, लोकतंत्र में आरोप फालतू के किसी के ऊपर लगते रहते हैं, वो अलग विषय है, मगर एक भी प्रमाणिक आरोप लगाने में आज तक विपक्ष सफल नहीं हुई। अगर घोटाला इतना बड़ा सामने आया, सब बहुत लोग का नाम आया था इस पे, वो देखिए कोर्ट में भी चल रहा है पूरा मामला, कोर्ट में चल रहा है ना। अब वो किसी की डायरी में अगर किसी का नाम लिखा हो, कुछ हो, ठीक। मेरा तो अपना 35 साल का विधायक राजनीतिक जीवन है, मैं इस विषय में ज्यादा टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, मगर मैं गंभीरता के साथ में कह सकता हूं कि आज की तारीख में पूरे विश्व के लोग, पूरे विश्व के, मैं खाली हिंदुस्तान का नहीं कर रहा हूं, विश्व के लोग आज शोध करने आ रहे हैं। आज विश्व के बाहर के देश के लोग यहाँ राजदूत आते हैं, वो देखते हैं कि कैसे महिला स्व सहायता समूह, कैसे वो सोसाइटी वाले, कैसे वो पंचायत वाले, मतलब इस चावल को या शक्कर को या नमक को या गेहूं को कैसे जनता के बीच में पहुंचाते होंगे। और वैसे मुद्दे पर विपक्ष को बहुत प्रमाण अगर नहीं है तो ठीक है, आरोप आपने लगा दिया, अब वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट में डिसीजन होते रहेगा, मगर अभी तक एक भी कोई प्रमाणिक प्रूफ किसी भी मामले में अभी तक नहीं मिला है। और जहां मिला है तो डॉक्टर रमन सिंह जी की इच्छा शक्ति है, डॉक्टर रमन सिंह जी की इच्छा शक्ति है। जैसे मैं भी कहता हूं कि आज की तारीख में मतलब उन मुद्दों को भी अगर कोई पकड़ रहा है तो डॉक्टर रमन सिंह, और वो क्यों पकड़ेंगे, वो तो कहीं पर भी हाथ की 5 उंगली बरोबर नहीं है। अगर मान लो कहीं पर भी थोड़ी बहुत गलती हो रही है तो या तो पहले दबा देते थे, मगर अभी डॉक्टर रमन सिंह एक मुद्दे को भी दबाने का प्रयास नहीं करते। और बिल्कुल कहीं पर भी अगर रेड मारनी है, कहीं पर भी अगर एसीबी का कोई प्रकरण बनाना है तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं रखते। और उसके कारण आज ब्यूरोक्रेट्स भी, अधिकारी लोग भी देखते हैं, अरे यार इतना साफ नियत का मुख्यमंत्री है, इनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है, ये जो भी काम हमको सौंपते हैं हम लोग भी अच्छा करने का प्रयास करते हैं। और ये भी 45 और 46 के तापमान में कहीं पर भी लोग स्वराज में उतरते हैं, और उसका परिणाम है कि हमको 1 पैसा अलग फंड नहीं बनाना पड़ा। और पूरे के पूरे स्कूलों में संकुल स्तर से लेकर स्कूल स्तर से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर के टूर्नामेंट हो जाते हैं, खेलकूद हो जाते हैं। बाहर हजारों की संख्या में हमारे बच्चे देश और विदेश में चले जाते हैं। देश और विदेश में हमारे यहाँ के और टैलेंटेड खिलाड़ी और बच्चे खाली एजुकेशन के क्षेत्र में नहीं बल्कि और वेस्ट मटेरियल के माध्यम से भी बहुत बढ़िया बढ़िया आइटम बनाना, यूजलेस चीज बनाना, उसका अच्छा डिमोन्स्ट्रेशन करना। ऐसे यहाँ के छत्तीसगढ़ के कलाकारों को उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, आज उचित प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और उचित प्लेटफॉर्म मिलने से आज छत्तीसगढ़ भाषा की एक पहचान बनी, छत्तीसगढ़ कलाकारों की पहचान बनी, छत्तीसगढ़ी भाषा की पहचान बनी, यहाँ के रोजगार के अवसर सुलझे। यहाँ हम लोग भिलाई, मैं दुर्ग का रहने वाला हूँ, भिलाई का, दुर्ग से लेकर हम डोंगरगढ़ जाते थे माँ बम्लेश्वरी के दर्शन करने के लिए, तो रास्ते में पूरा सुनसान नजर आता था। आज कितनी बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, ITI, विश्व की ख्याति नाम शिक्षण संस्थाएं,
एक एजुकेशन हब बन गया। पहले हमारे झारखंड नहीं बना था तो झारखंड का जो इलाका आता है, आंध्र प्रदेश का थोड़ा इलाका, महाराष्ट्र का थोड़ा इलाका, मध्य प्रदेश का इलाका, उड़ीसा का 40% इलाका, वहां के गार्जियन अपने बच्चे को अगर पढ़ाने के लिए भेजते थे तो पहले कोटा भेजते थे, पूना भेजते थे। मगर आज वो देखता है कि हमारा बच्चा सुरक्षित भी रहेगा और कम बजट में भी हम भिलाई और राजनांदगांव में और दुर्ग में और रायपुर में अच्छा बेटर एजुकेशन दे सकते हैं। तो आज वहां पर एक एजुकेशन हब बन गया। आज यहां पर बाईपास से लेकर किडनी ट्रांसप्लांट से लेकर संजीवनी योजना के अंतर्गत कई हजारों लाखों की संख्या में बच्चों के दिल के ऑपरेशन से लेकर कैंसर से लेकर किडनी से लेकर हर इलाज संजीवनी योजना के अंतर्गत और डॉक्टर रमन सिंह जी के आशीर्वाद से हो रहे हैं। इतनी उपलब्धियां हैं, उस उपलब्धियों को अगर गिनाना चालू करें तो एक ग्रंथ बन जाएगा। मगर फिर भी अभी और विकास की बहुत संभावनाएं हैं और वो हर विकास की संभावनाओं को डॉक्टर रमन सिंह जी तराशने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों को भी समय समय पर निर्देशित करते रहते हैं और वो कई बार कहते भी हैं। कई बार, एक बार मैं पत्रकार संघ के द्वारा यहाँ प्रेस क्लब में वो था, मेडिकल कैंप लगाया था, मुझे वो समय याद है। मैं डॉक्टर साहब के साथ गया तो उन्होंने कहा कि क्यों मेडिकल कैंप लगाया हो? मेडिकल कैंप का रहस्य अगर जानना है तो आपके बगल में बैठे लाभचंद बाफना जान लो। ये रात को 2 बजे तक घूमता है और कितना ताजा दिख रहा है। इसकी उम्र 58 साल की है। ये लगता है कि अगर मतलब हंसाने के लिए कहो, सच्चाई को रखने के लिए कहो, लोग जो कार्यकर्ता उनका अगर वास्तव में अच्छी मेहनत कर रहा है, वास्तव में ईमानदारी के साथ में जनता की सेवा कर रहा है, वास्तव में संगठन को विश्वास में लेकर बिना भय बिना प्रतिशोध के जनता के बीच में जाकर सरकार की योजनाओं को अच्छे ढंग से पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, तो हम लोगों की जो इच्छा शक्ति बढ़ती है एक अच्छे नेतृत्व के कारण भी बढ़ती है, उनके एक अच्छे आशीर्वाद के कारण बढ़ती है। कभी भी हम में से कोई भी आदमी जाने अनजाने में भी थोड़ा सा भी कम काम करता है, थोड़ी सी नेग्लिजेंसी करने का प्रयास कर जाता है, थोड़ी सी घरेलू काम में व्यस्तता हो जाती है तो हमारे नेता तुरंत ताकीद कर देते हैं, नहीं इसको करो। उसके कारण इच्छा शक्ति भी बढ़ती है। यहाँ सौदान सिंह जी से लेकर धनमलाल कौशिक जी से लेकर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और प्रभारी लोग जो आते हैं वो निश्चित रूप से हम लोगों को सकारात्मक मार्गदर्शन करते रहते हैं। निश्चित रूप से अभी हम यहाँ पर लाभचंद बाफना बेबाकी से अपनी तमाम जो बातें हैं उन्होंने उस पूरे बातों को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद लाभचंद बाफना जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। IND 24 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।